नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7वीं के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम सामाजिकी हमारे अतीत सेकंड इसका पाठ 3 दिल्ली कैसे राजधानी बनी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ नए राज्यों की स्थापना कैसे होती है। तो आपने देखा कि कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में एक बहुत बड़ा राज्य विकसित हुआ था जिसको हम चोल साम्राज्य। उत्तर भारत में गुर्जर प्रत्याहार वंश था। ऐसे अनेकों वंश थे, लेकिन उन सब की राजधानियों में कहीं कनौज थी, कहीं कुछ था, लेकिन दिल्ली का नाम कहीं नहीं आता है। आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तो हमारे मन में स्वाभाविक प्रश्न आता है कि दिल्ली कब राजधानी बनी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली कैसे राजधानी बनी और कब बनी और वो कैसे शक्तिशाली केंद्र बनी और दिल्ली के नगर किसने बसाए, इसके सब बारे में अध्ययन करेंगे। और आप सब इस वीडियो को ध्यान पर सुनेंगे तो दिल्ली का विकास कैसे हुआ, दिल्ली राजधानी कैसे बनी, ये हमको निश्चित रूप से समझ में आएगा। सबसे पहले दिल्ली तोमर राजपूतों के काल में किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। यानी दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राज को चौहानों ने परास्त किया, और चौहान जिसको चाहमान भी बोलते थे, जिसका प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुआ है, उन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बना करके और राजधानी बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो तोमर और चौहानों के शासन में दिल्ली एक व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। देश विदेश में भारत का माल जाता था, आता था, उसकी सारी क्रियाएं दिल्ली को केंद्र मान करके की जाती थी। इसलिए दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र भी था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी थे जो बहुत संपन्न थे, और इन्होंने अपने धन का उपयोग अनेक मंदिर निर्माण में भी किया। और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, और ये सिक्के पूरे देश भर में प्रसिद्ध थे। तो ये दिल्ली के जो सिक्के थे जिसको देहलीवाल कहते थे, तो ये व्यापारी डालते थे। ये सिक्के भी पूरे देश भर में प्रचलन में थे। इस प्रकार दिल्ली उस समय वाणिज्यिक केंद्र था, इन व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था जिसमें सब प्रकार के लेन देन और सभी देश के लोग उसको आधार मान कर करते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके बाद दिल्ली ऐसे राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब हम तालिका 1 देखेंगे तो बहुत सारे वंश दिखाई देंगे जिनसे दिल्ली सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए जो मानचित्र 1 में देखेंगे। तो 13वीं सदी से पहले दिल्ली में तोमर और चौहानों का राज था, लेकिन चौहानों को हरा करके 13वीं सदी में दिल्ली पर और तुर्कों का शासन स्थापित हुआ, और उस समय से दिल्ली सल्तनत कहलाई। और इस सल्तनत के माध्यम से दिल्ली बहुत बड़ी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो शासन फैला था, उस सभी क्षेत्रों की देखभाल दिल्ली से होती थी। तो इस प्रकार हम तालिका 1 में ये इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, जो कौन कौन से वंशों ने दिल्ली सल्तनत बनाई। फिर जिस इलाके को हम आज दिल्ली कहते हैं, वहाँ इन सुल्तानों अनेक नगर बसाए जो हम मानचित्र 1 में अभी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के बारे में हम देखते हैं दिल्ली के शासक कौन कौन थे। तो प्रारंभ में दिल्ली पर तोमर
वंश के अनंगपाल ने 1130 से 1145 तक शासन किया। फिर उसको हराकर चौहान वंश के शासकों ने 1165 से 1192 तक शासन किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो सबसे प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक हुए, जिन्होंने 1175 से 1192 तक दिल्ली पर शासन किया। और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद और 1192 में फिर यहाँ पर तुर्कों का शासन आ गया, जो 1206 से 1290 तक रहा। सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। उसके बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक शासन किया। उसके बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी, 1236 से 1240 तक, उसको हटा दिया गया बाद में। फिर में अंतिम इनका तुर्की शासक था गियासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक इनका शासन रहा। तुर्की वंश के बाद में दिल्ली में खिलजी वंश का शासन रहा, जो 1290 से 1320 तक रहा, जिसमें सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, तो 1290 से 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश में एक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, फिर मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक, फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। और उसके बाद में सैयद वंश हुआ, जिसका शासक है खिज्र खान 1414 से 1421 तक। उसके बाद में लोधी वंश रहा है 1451 से 1489 तक। ऐसे लोधी वंश यानी 1451 से 1526 तक इनका शासन रहा। दिल्ली में इन सभी शासकों के स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे आपने तालिका में देखा कि एक इल्तुतमिश का मकबरा है, यानी उनकी समाधि है। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक का भी भव्य मकबरा बना हुआ है। तो ऐसे राजाओं ने कईयों ने अलग दरवाज़ा बनाया। ऐसे इस प्रकार दिल्ली में हम कहें कि सल्तनकालीन शासन के 5 वंशों के नाम अगर कहेंगे तो दिल्ली में सल्तनत जो तुर्की शासक से प्रारंभ हुई, तो एक तुर्की वंश हो गया, फिर खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गए। ऐसे सभी शासकों ने दिल्ली में अपना शासन किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। उनका केंद्र बिंदु दिल्ली था। तो ऐसे दिल्ली सल्तनतकालीन शासकों का इस तालिका में हम अध्ययन कर सकते। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती थी, ये अब समझेंगे। दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दिल्ली के किसी शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और अभिलेख जो होते थे उनके लिखे हुए, सिक्कों से जानकारी मिलती थी। स्थापत्य यानी मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, उसके माध्यम से भी उस राज्य के बारे में जानकारी मिलती थी। इससे भी अधिक जानकारी इतिहास जो लिखते थे, जिनको तवारीख बोलते थे, वे सुल्तानों के शासन के बारे में फारसी भाषा में लिखते थे, जो उनके बारे में जानकारी प्रदान करते थे। ये सभी तवारीख राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखते थे। ये सभी लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी पढ़े लिखे होते थे, विद्वान व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासक को
विभिन्न प्रकार की शासन चलाने के लिए सलाह भी देते थे, यानी वो न्याय संगत शासन राजा का सहयोग करते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फब ए मुदबिर ने लिखा था कि न्याय चक्र राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, यानी न्याय संगत शासन को ही न्याय चक्र कहते हैं। न्याय का एक चक्र है, जैसे राजा सभी किसानों के साथ ठीक ढंग से न्याय करता है, उनके विकास की बात करता है, उनको प्रसन्न रखता है, तो वो ठीक ढंग से राजस्व भरेंगे, उत्पादन अधिक करेंगे, राजा को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। राजस्व प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, तो राजा सैनिकों को वेतन देंगे, और सैनिकों को वेतन देंगे तब सैनिक राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनका सहयोग करेंगे, उनके साम्राज्य का विस्तार करेंगे, उनके राज्य की रक्षा करेंगे। इस प्रकार ये न्याय चक्र कहलाता है। यानी राजा सबको प्रसन्न रखेगा तो राजा भी प्रसन्न रहेगा, उनके राज्य का विकास होगा, विस्तार होगा, तो न्यायगत शासन अनिवार्य। इस प्रकार दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तवारीख यानी इतिहासकार उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, जो राजा के बारे में सब प्रकार की बातों का ध्यान रखते थे। न्याय संगत शासन व्यवस्था का भी वो ध्यान रखते थे। जानकारी देने वाले ये तवारीख सबके लिए सहमति वाले नहीं थे, क्योंकि उनको गाँव के बारे में पता ही नहीं है। वो बड़े बड़े शहरों में ही रहते थे, और वो जो भी लिखते थे वो राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे, यानी उनसे इनाम पाना है, और इनाम पाने के लिए वो ढेरों सारी उसके बारे में प्रशंसा भी लिख सकते थे। दूसरा, वो राजाओं को जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित शासन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लिंग भेद पर भी वो राजा का समर्थन करते थे, जो सभी जनता के लिए वो सर्वमान्य ये बातें नहीं है। यानी जनता जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद इसको समर्थन नहीं देती है, लेकिन ये सभी इतिहास लिखने वाले तवारीख ये राजा के बारे में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद को समर्थन देकर के एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते हैं, जो सबके विचारों से ठीक नहीं है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में तवारीख यानी इतिहासकारों की जो दी गई जानकारी है वो एकदम स्पष्ट और सही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वो राजा को प्रसन्न करने के लिए सब बातें लिखते थे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमने जो बातें पढ़ी है तवारीख वगैरह, तो इतिहासकारों ने भी ऐसी लिंग भेद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने लिंग भेद का समर्थन किया है। जैसे सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों है उसे प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे शासन से हटा दिया गया। यानी इतिहासकार मानते थे कि वो रजिया है, वो सक्षम है, योग्य है, लेकिन फिर भी शासक के रूप में उसको मान्यता नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो सबके राजाओं का लिंग का समर्थन करते थे। इसका अर्थ है कि महिलाएं शासक नहीं बन सकती। ये मुस्लिम धर्म में जो मान्यता है उसका ये सभी तवारीख इतिहासकार समर्थन करते थे, जो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि रजिया एक बहुत सक्षम और योग्य महिला थी और उससे सभी जनता प्रसन्न थी। फिर भी इतिहासकार उसको शासक
नहीं मानते थे। ऐसा लिंग भेद के आधार पर शासकों में तुलना करना ये न्यायोचित नहीं है, भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। इसी को लिंग भेद कहते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार, जिसका अर्थ है जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वंशानुगत शासन पद्धति जन्म सिद्ध अधिकार कहलाता है। इसका अर्थ है कि विशेष परिवारों में पैदा होने वाले लोग ही शासन करेंगे, चाहे उसमें क्षमताएं व योग्यताएं हो या नहीं हो। ये भारतीय शासन में पहले इस प्रकार की जन्म सिद्ध अधिकार की भावना थी जो वंशानुगत थी। इस प्रकार राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसी प्रकार लिंग भेद स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर आमतौर पर ये तर्क दिया जाता है, ऐसे अंतर के कारण पुरुष और स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे रजिया सुल्तान बनी तो सभी मुस्लिम लोगों ने उसका विरोध किया और उसको सुल्तान पद से हटना पड़ा। यानी मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिला को शासक बनने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की एक पुरुष महिलाओं में अंतर करने की जो समझ है उसको लिंग भेद कहते हैं। ये समाज में विभिन्न स्तरों पर हमको महिला और पुरुषों में दिखाई देता है, जिसमें पुरुषों को श्रेष्ठ समझा जाता है, महिलाओं को कम समझा जाता है। ऐसी जो मानसिकता है उसको लिंग भेद कहते हैं। लेकिन भारतीय समाज में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हुई है जिन्होंने अपना राजकाज संभाला है। हम लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, ऐसी कितनी ही महारानियों के बारे में जानते हैं जो महिलाएं थी लेकिन बहुत अच्छे ढंग से अपने शासन व्यवस्था को संभाला। लेकिन मुस्लिम शासन व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है और वह किसी भी प्रकार और वो शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकती, इसलिए वहाँ लिंग भेद किया जाता है। ये लिंग भेद का उदाहरण। तो इस वीडियो के माध्यम से हमको ये स्पष्ट ध्यान में आया होगा कि दिल्ली 12वीं सदी के अंदर और एक राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों ने राजधानी बनाई, फिर चौहान वंश के शासक आए, फिर तुर्क आए, फिर ऐसे मुगलों ने और खिलजी वंश ने, सैयद वंश ने, लोधी वंश ने इसका उपयोग करते हुए और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन स्थापित किया। और इनके इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, तवारीख कौन थे, ये हमने समझा है। दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, उसका विस्तार कैसे हुआ और उसकी बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इन सभी वंशों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये हमने समझा कि तवारीख जो होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो इन चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन वो किस माध्यम से लिखते हैं ये भी हमने देखा। और हमने ये भी समझा कि उस समय जो तवारीख इतिहास लिखने वाले थे वो राजा की मानसिकता के आधार पर लिखते थे और उनको समर्थ बनाने का और ऐसा वर्णन करते थे कि शक्तिशाली और समर्थ शासक है वो, और लिंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था थी। ये भी हमने देखा कि रजिया सुल्तान बनी, लेकिन उनके सभी अनुयायियों ने, उनके जो प्रशासक थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक रजिया एक और थी जो मुस्लिम शासक में एक उसका वर्जित था, वो पुरुष नहीं थी, इसलिए मुस्लिम या उनके शासन व्यवस्था में केवल पुरुष ही राजा बन सकता था। लेकिन उस रजिया में सब प्रकार की योग्यताएं थी, लेकिन वो शासन नहीं संभाल सकी, उसको संभालने नहीं दिया और 4 वर्ष के बाद में उसको हटा दिया। इस प्रकार उस समय की शासन व्यवस्था में लिंग भेद भी था, ये भी हमको समझ में आया। तो इस प्रकार
हमने दिल्ली सल्तनत की कार्य पद्धति और लिंग भेद इस सब को समझा, और इसके संबंध में कुछ गृह कार्य है, वो आप गृह कार्य इन सब को सुनने के बाद में 5 प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।